क्या मैं इसको भी एक्साइटिंग कैंडल बोल सकता हूं? ये भी एक एक्साइटिंग है। अब इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं, तो फर्स्ट कैंडल नॉर्मल एक्साइटिंग है, सेकंड कैंडल नॉर्मल एक्साइटिंग है, या फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है और सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है? फर्स्ट कैंडल जो है वो मोर एक्साइटिंग है, मोर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसकी रेंज से पता लग रहा है हमें। ऐसे पता नहीं लग सकता कि इसमें बायर कितने आए, सेलर कितने आए। हमें ऐसे तो आइडिया हो रहा है ना कि यार ये रेंज में प्राइस ऊपर गई है, बहुत ज्यादा ऊपर गई है। दो कैंडल जब हमारे पास कंपेयर करने के लिए हैं, देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अब ये मैं पेंसिल ये यहां पर बात करते हैं, इन तीन कैंडल्स के बारे में बात कर रहा हूं। ये तीनों कैंडल्स आपको बेस कैंडल नजर आ रही हैं, एक्साइटिंग कैंडल नजर आ रही हैं। तीनों ही कैंडल बेस कैंडल है। मतलब यहां पर ऑलमोस्ट बायर एंड सेलर सेम रेंज में रहे। अब इसमें जो आप अपर विक और लोअर विक फॉर्म होते हुए देख रहे हैं ना, अपर विक और लोअर विक फॉर्म होते हुए देख रहे हैं, ये एक तरह से वहां पर फाइट चल रही है कि प्राइस पहले ऊपर जाती है, बायर्स ज्यादा होते हैं, फिर प्राइस नीचे आ जाती है, बायर्स को कहीं ना कहीं सेलर मिल जाते हैं। वो बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं इस वाली पूरी रेंज में। इस वजह से अपर विक और लोअर विक बन रही है कि हाई पॉइंट यहां तक गई, बायर ज्यादा है, फिर नीचे आने लग गई, कहीं ना कहीं से सेलर आ गए, तो उसने अपर विक बना दी। ठीक ऐसा ही लोअर विक के लिए होता है। और जब यही फाइट थोड़ी और बड़ी चलती है, तो यही बेस कैंडल भी बहुत बड़ी रेंज की भी हो जाती है। बेस कैंडल भी कई बार बहुत बड़ी रेंज की हो जाती है, जैसे कि ये वाली बेस कैंडल है, ये रेड कैंडल है ना, ये कि यहां पर बायर और सेलर लगातार ऊपर नीचे आते जा रहे, बट आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि बायर और सेलर कहीं प्राइस को पहुंचा नहीं पाए। बायर सेलर आए बहुत, बायर सेलर आए बहुत, खूब क्वांटिटी में आए, ये प्राइस को बहुत ऊपर तक भी लेकर गए, बहुत नीचे तक भी लेकर गए, बट अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकला कि बायर सेलर कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, प्राइस को सेम रेंज में ले जाकर छोड़ दिया, सेम रेंज में ले जाकर छोड़ दिया। इस वजह से ये बड़े विक वाली बेस कैंडल बन गई। अब यदि बात करें, अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। इस वाली कैंडल के बारे में बताएं, ये बेस कैंडल है और एक्साइटिंग कैंडल है। ये बेस कैंडल है और एक्साइटिंग कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल है। ये वाली ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग है और बेस है, एक्साइटिंग है। ये वाली रेड कैंडल एक्साइटिंग है और बेस है, एक्साइटिंग है। ये वाली ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग है और बेस है, एक्साइटिंग। ठीक है, ये मैं डेली के चार्ट पर बता रहा हूं, वीकली के चार्ट पर भी चलते हैं। ये वाली जो कैंडल है वीकली पर, एक्साइटिंग है और बेस है, एक्साइटिंग है। यहां पर ये जो चार कैंडल में एक सर्कल में मार्क कर रहा हूं, ये एक्साइटिंग है और बेस है, चारों के चारों कैंडल बेस है। यहां पर यदि इन तीन कैंडल के बारे में बात करूं, ये तीनों कैंडल एक्साइटिंग है और बेस है, बेस है। मैं एक छोटी सी बात एडवांस लेकर जा रहा हूं, इन चार कैंडल के बारे में बात कर रहा हूं। 1 2 3 4, इनमें कितनी बेस कैंडल और कितनी एक्साइटिंग है? 3 बेस 4 बेस, 3 बेस 4 बेस, मतलब मिक्स आंसर आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं 3 बेस कैंडल है, कोई कह रहे हैं 4 बेस कैंडल है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे, जो लोग 4 बेस कैंडल कह रहे हैं, हो सकता है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो लोग 4 बेस कैंडल कह रहे हैं, हो सकता है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बट फिर भी 3 बेस कैंडल वालों को मैं बताऊं कि ये वाली कैंडल को भी मैं बेस कैंडल कंसीडर करूंगा। इसकी बॉडी भले ही 50% से आपको थोड़ी सी ज्यादा दिख रही हो, जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि बॉडी पार्ट हो सकता है 55% हो, या हो सकता है बॉडी पार्ट 48% हो, 45% हो, आप एक फॉर्मूला, एक चीज और हमेशा साथ में रखें कि हमें सिर्फ बॉडी के ज्यादा और बॉडी के कम होने से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उसके साथ एक और चीज ऐड करनी होगी कि इसकी रेंज क्या है। क्या ये एक्साइटिंग कहने लायक स्ट्रेंथ रखती है? क्या इसने प्राइस को कहीं अच्छी तरह से ऊपर या नीचे पहुंचाया है?
ये आसपास से ऐसी बेस कैंडल की रेंज में ही रह गई, ये दो तीन इन बेस कैंडल इस प्रीवियस बेस कैंडल की रेंज में ही रह गई। यदि यहीं पर ये कैंडल कुछ इस तरह से होती, इस तरह से डाउन आई हुई होती, एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है, एक्साइटिंग का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सेलर बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं प्राइस को पहुंचाया है उन्होंने नीचे, उस तरह से इसमें इतना मोमेंट आया ही नहीं जिसे मैं इसको एक्साइटिंग कह सकूं। इसको सिर्फ एक्साइटिंग मान लेना, सिर्फ इसको एक एक्साइटिंग का नाम देना है कि हाँ ये एक्साइटिंग कैंडल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं ये कह के सेटिस्फाई हो रहा हूं कि हाँ ये एक्साइटिंग कैंडल है। बट अल्टीमेटली एक्साइटिंग कैंडल से आप सुन लीजिए, हमें और आपको क्या चाहिए, एक्साइटिंग कैंडल से हमें और आपको क्या चाहिए कि वो प्राइस को कहीं पहुंचाए, एक बड़ी रेंज बनाए। अब जैसे इस ग्रीन कैंडल के बारे में बात करें, ये वाली ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग है और बेस है, ये वाली ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग। मनोज कुमार कह रहे हैं बॉडी 50% से ज्यादा है तो बेस कैसे हुई सर? मैं उसी पॉइंट पर तो आ रहा हूं, मैं आपको डेफिनेशन में बांधना नहीं चाह रहा मनोज, मैं डेफिनेशन में बांधना नहीं चाह रहा, मैं आपको एक लॉजिक बताना चाह रहा हूं कि जब प्राइस की रेंज सेम रह जाए, प्राइस सेम रेंज में कोई कैंडल बने, जैसे कोई कितना भी कहे इस वाली रेंज में बनी हुई सारी कैंडल मेरे लिए बेस है। मनोज इस वाली रेंज में बनी हुई सारी कैंडल बेस हैं। क्यों बेस कैंडल है? क्योंकि यहां पर बनी हुई कोई भी कैंडल प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे लेकर नहीं आ पाई, कोई एक्सप्लोसिवनेस है ही नहीं किसी कैंडल में। ग्रीन भी ये इसी रेंज में बनी हुई है ऐसे। अब कोई बात करेगी सर आपने यहाँ पे इस वाली कैंडल को, रेड कैंडल को तो बेस मान लिया, इस वाली ग्रीन कैंडल को क्यों एक्साइटिंग कह रहे हो? ये वाली कैंडल को क्यों एक्साइटिंग कह रहे हो? तो ये अभी के लिए आप ये समझे कि एक्साइटिंग है, ये एक्साइटिंग मतलब काम की है या नहीं। एक छोटी सी बात बताएं कि आसपास की कैंडल्स को यदि मैं देखूं, इन पांच छह कैंडल को, क्या उन सब में तो ये एक्साइटिंग है ना? उन सब में तो एक्साइटिंग है ना? उन सब में एक्साइटिंग है। ओके, और बात करते हैं अभी। हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो 50% बॉडी 50% विक वाला पार्ट, और दूसरा कि प्राइस में कोई अच्छी रेंज बनी है या नहीं बनी, उसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्राइस में कोई अच्छी रेंज बनी है या नहीं बनी, इसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये एबी कैपिटल का डेली का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक कैंडल के बारे में बात करें, एक एक कैंडल के बारे में बात करें। ये दोनों ग्रीन कैंडल मेरे लिए एक्साइटिंग है, यस और नो? ये दोनों ग्रीन कैंडल मेरे लिए एक्साइटिंग है ना? यस। ऊपर वाली मोर एक्साइटिंग स्ट्रांग है और नीचे वाली नॉर्मल है। उसके अलावा यदि मैं इन कैंडल्स की बात करूं, इन तीनों कैंडल्स की, परसेंट को भूल जाए मृत्युंजय, अभी रेंज को करें। आपके पास कंपेयर करने के लिए इतनी सारी कैंडल है तो सही, ये तीनों ही कैंडल बेस है। उसके साथ साथ यदि मैं बात करूं ये वाली कैंडल्स की, ये नीचे वाली तीनों कैंडल, तीनों ही बेस है। अब किसी को लग रहा होगा कि सर ये ग्रीन कैंडल जो है, इसको एक्साइटिंग क्यों नहीं माना? कौन कौन इसको एक्साइटिंग मान रहा है, इस ग्रीन कैंडल को? कितने लोग इसको एक्साइटिंग मान रहे हैं? कुछ ही लोग हैं जो एक्साइटिंग कह रहे हैं, सिर्फ चार पांच लोग। श्वेता, ये ये वाली जो कैंडल है, क्या इसने कोई अपनी बहुत अच्छी रेंज बनाई है? यदि ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है तो ये क्या प्राइस को अच्छी तरह से अप या अप लेकर गई है? क्या श्वेता मैं ये कह सकता हूं इसमें ये अपने आसपास की रेंज में ही सिर्फ 50% बॉडी बनाकर क्लोज हो गई, 50% से ज्यादा बॉडी बनाकर एक फॉर्मेलिटी हुई है, कुछ ऐसा अचीव नहीं किया इस कैंडल ने।
दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि ये वाली कैंडल भी बेस कैंडल है। अब कोई कहेगा कि सर आप वो ठीक है इस वाली रेड कैंडल का बताएं, ये वाली रेड कैंडल में सबसे पहला पॉइंट बताइए, क्या कोई कंफ्यूजन है कि 50% से कम बॉडी 50% से ज्यादा बॉडी, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको हम एक तरह से नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि आप ये आसपास की कैंडल कंपेयर कर लीजिए, इन कैंडल के कंपैरिजन में, हाँ इसको यदि छोड़ दें तो इन कैंडल के कंपैरिजन में तो ये एक्साइटिंग ही है। इसकी बॉडी भी 50% से ज्यादा है और एक प्रीवियस कैंडल की रेंज से भी अच्छी खासी नीचे आई है, उसको पूरी तरह से नीचे की तरफ कवर कर लिया है। हाँ नॉर्मल एक्साइटिंग है, सुपर एक्साइटिंग नहीं है। जैसे यहां पर मैं बात करूं ये रेड कैंडल, इसको मैं नॉर्मल एक्साइटिंग बोलूंगा, ये भी एक नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है। तो जब भी आपको 50% बॉडी 50% विक वाले पार्ट पे कंफ्यूजन हो ना, तो आप ये देखिए कि आसपास की रेंज से प्राइस कितना ऊपर गई है और कितना नीचे गई है, आसपास की कैंडल से उसे कंपेयर कीजिए। मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन में बांधना नहीं चाह रहा कि 50% बॉडी मतलब 50% बॉडी, 50% विक मतलब 50% विक, ऐसा नहीं। हमें उसकी वर्किंग को समझना है एक्चुअल में, कि प्राइस प्राइस कहीं से ऊपर गई है कहीं से नीचे आई है, उस वर्किंग को समझना है। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसमें काफी सारे लोग वो कह सकते हैं ये बेस है, काफी सारे लोग कह सकते हैं एक्साइटिंग है, बट अब बहुत ध्यान से देखें पीछे वाली कैंडल से लगातार प्राइस ऊपर जाती गई, हो सकता है इसकी बॉडी 49% हो 51% हो, बट अल्टीमेटली ये अच्छी तरह से ऊपर गई है प्राइस। हाँ ये बहुत ही नॉर्मल एक्साइटिंग है, कोई स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग नहीं है। यदि यही कैंडल कुछ ऐसे बनती एक सेम रेंज में बनती, जैसे ये वाली कैंडल है, इसको भी मैं एक्साइटिंग कैंडल बोलूंगा, बट मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है। लास्ट कैंडल भी कंपेयर करना है और आसपास की कैंडल भी कंपेयर करनी है। और देखिए पॉइंट और परसेंटेज से कोई कंपेयर मत कीजिएगा वेंकटा, बार बार मैं कह रहा हूं कि पॉइंट एंड परसेंटेज से हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ आसपास की कैंडल्स की रेंज से कंपेयर करेंगे। अब एक छोटी सी बात मैं कहूं, यहां पर 1 2 3 4 5, ये 5 बेस कैंडल है, यस और नो? और उसके बाद ये वाली कैंडल इसे बेस मानेंगे एक्साइटिंग मानेंगे, ये रेड कैंडल जो दिख रही है, बेस और एक्साइटिंग? कुछ लोग बोल रहे हैं नॉर्मल एक्साइटिंग, कुछ लोग बोल रहे हैं बेस। ठीक है, ये समझिए कि ये ग्रीन रेड कैंडल और ये वाली ग्रीन कैंडल को मैं आगे आने वाली क्लास में इन दो ही एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह से आपको कंपेयर करके बताऊंगा आने आने वाली क्लासेस में, कि इसको मैं बेस क्यों मान रहा हूं, इसको एक्साइटिंग क्यों मान रहा हूं, या इसको बिल्कुल नॉर्मल बेस कैंडल नॉर्मल एक्साइटिंग क्यों मान रहा हूं। ये मेरे लिए ये बेस कैंडल ही है, मेरे लिए ये बेस कैंडल है। बट अभी आप यदि ये समझना चाहें कि 50% से ज्यादा बॉडी है, हो सकता है 52% बॉडी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एक्साइटिंग आज के लिए समझ लें। कल परसों में ये डाउट भी आपका बिल्कुल डेफिनेटली 100% क्लियर हो जाएगा कि इसको मैं मानू तो मानू क्या। आई बात समझ में? यहां तक कितना परसेंट क्लियर हुआ होगा जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं? 90%, 60%, ऑल क्लियर, गोइंग बाउंसर सुरेल, ओके, ऑलमोस्ट क्लियर 70%, 90%, 60% क्लियर सर, ऑल क्लियर 90, ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और समझते हैं, ये दोनों कैंडल बेस है और एक्साइटिंग है, ये दोनों कैंडल बेस है और एक्साइटिंग है, बेस कैंडल है, दोनों ही कैंडल बेस है। अब यदि यहां पर कुछ ऐसा सीन होता, ये रेड कैंडल कुछ इस तरह से बन जाती है, ये रेड कैंडल कुछ इस तरह से, तो तब मैं इसको बेस मानता एक्साइटिंग मानता? तब मेरे लिए प्रॉपर एक्साइटिंग कैंडल थी। यहां पर समझें, ये ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग है और बेस है, एक्साइटिंग। ये वाली कैंडल बेस है और एक्साइटिंग है, बेस है। ये वाली रेड कैंडल एक्साइटिंग है एंड बेस है।
एक्साइटिंग है। यहाँ पर ये जो जितनी भी कर्नल दिख रही है, मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ, ये इसमें सब बेस कर्नल है और एक्साइटिंग कर्नल है। सभी में बेस कर्नल। ये वाली जो रेड कर्नल है, इसको आप बेस मानेंगे एक्साइटिंग मानेंगे? नॉर्मल एक्साइटिंग कह सकते हैं। क्लियर कट पता चल रहा है 50% से ज्यादा बॉडी है, ठीक ठाक रेंज है, बट नॉर्मल एक्साइटिंग। यहाँ पर ये रेड कर्नल, ये ग्रीन कर्नल, ये रेड कर्नल, ये सभी नॉर्मल एक्साइटिंग कर्नल है। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल एक्साइटिंग है। ये वाली रेंज में क्या मैं कह सकता हूं ये चारों ही बेस कर्नल है? चारों बेस कर्नल है। और इन चार बेस कर्नल से पहले वाली रेड कर्नल और उसके बाद वाली ग्रीन कर्नल एक्साइटिंग, नॉर्मल एक्साइटिंग हम कह सकते हैं। यस, बिल्कुल नॉर्मल एक्साइटिंग। ये बताएं, ये वाली ग्रीन कर्नल कौन सी है? एक्साइटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग। और ये वाली ग्रीन कर्नल, ये भी एक्साइटिंग है। और ये वाली बेस कर्नल, एकदम से बेस। अब क्या बेस को हमें रेड बेस और ग्रीन बेस की तरह देखना है? बेस सिर्फ बेस ही रहेगी, उसको कलर देने की जरूरत नहीं है। यहां पर इन तीनों कर्नल को मैं बेस मान सकता हूं ना? इन तीनों कर्नल को हम बेस मान सकते हैं। और कोई कहे कि ये वाली कर्नल एक्साइटिंग है, अभी आप भले ही 50% बॉडी के हिसाब से एक्साइटिंग कर लो, बट मेरे लिए बिल्कुल बेस कर्नल है। आगे चल के आपके लिए भी बेस कर्नल हो जाएगी हरेश। आगे चल के आपके लिए भी बेस कर्नल हो जाएगी। एक तरह से, एक और बार मैं कहता हूं डेफिनेशन, कि यदि प्राइस सेम रेंज में रह जाए, कोई भी कर्नल प्राइस को सेम रेंज के लिए बाउंड कर दे, बांध के रख ले, देन वो बेस कर्नल होगी। और कोई भी कर्नल प्राइस को ऊपर या नीचे की तरफ अच्छी तरह से लेकर जाए, वो एक्सप्लोसिव या एक्साइटिंग कर्नल होगी। प्राइस से कुछ ना कुछ अचीव करवाए, या तो ऊपर जाने में या नीचे आने में, तो वो एक्साइटिंग कैंडल होगी। और एक रेंज में बंधे रहने के बाद वो कैंडल बेस ही हो जाएगी, भले ही उसकी 50% से ज्यादा बॉडी क्यों ना हो। करेंगे अर्जुन, उस तरह के भी एग्जाम्पल आएंगे तो उनके बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी। ओके। अब और कुछ अच्छी तरह से क्लियर हुए ये वाले पॉइंट जो बताए हैं? ग्रेट। हमेशा आपको देखना है कि प्राइस की रेंज के हिसाब से, आप परसेंट मत देखिए कि कितना परसेंट प्राइस ऊपर गई है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखे कि कितना परसेंट प्राइस ऊपर गई, कितना परसेंट डाउन गई है, कितने नंबर ऊपर गई, कितने नंबर नीचे गई। उसमें तो कंफ्यूजन ही होगा। आप यही काउंट करने में पूरा दिन निकाल देंगे, 3:30 बज जाएंगे, मार्केट क्लोज हो जाएगा। अब कोई कहे कि सोमेश कह रहे हैं तीसरी बार की, कैसे डिसाइड करें कि कैंडल 50% से ज्यादा है, 50% से कम बॉडी वाली है, 50% से ज्यादा बॉडी? देखिए, अपने खुद से डिसाइड करना है। आपको दिखते ही पता लग जाएगा कि कोई भी कैंडल 50% से ज्यादा बॉडी वाली है, 50% से कम बॉडी वाली है। कहीं पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सेम सेम दिखे कि यार बराबर ही तो इसमें बॉडी है, बराबर ही विक है, तो वहां पर फिर रेंज से डिसाइड करें। वैसे तो जीटीएफ इंडिकेटर है हमारे पास। जीटीएफ इंडिकेटर से आप वन क्लिक पर पता लगा लेंगे। कोई फिल्टर डालेंगे उसमें 50% वाली कैंडल्स का कलर चेंज हो जाए, वो अपने आप कलर चेंज हो जाएगा। उनका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। आप डालेंगे 40% बेस, 40% बॉडी से कम रेंज वाली कैंडल का कलर चेंज हो जाए, वो अपने आप हो जाएगा। बट वो आपकी हैबिट को खराब कर देगा, आपकी आदतों को खराब कर देगा। जितनी अच्छी तरह से आपकी आईज स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कई कई बार केस ऐसे होंगे जो अर्जुन ने भी पूछा थोड़ी देर पहले, कि बहुत बार सेम रेंज में
सेम रेंज में, जैसे अभी हमने देखा था 50% से ज्यादा की बॉडी वाली कैंडल है, उसको हम बेस ले रहे हैं। किसी किसी केस में हम ऐसे भी डिसाइड करेंगे कि रेंज अच्छी है बट 50% से कम उसकी बॉडी है, उसको हम एक्साइटिंग कैंडल लेंगे। तो वहां पे बहुत ज्यादा आपके लिए जो है फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, 50 ही मानेंगे नवनीत। कैंडल को कंपेयर करने के लिए दो ही चीजें तो 50 मानेंगे ना, बेस और एक्साइटिंग, और कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। यस सोमनाथ, एग्जैक्टली आई मेजरमेंट जितना अच्छी तरह से आपकी आईज स्कैन कर सकती हैं किसी भी चीज को, और कोई चीज नहीं कर सकती इसके, वो फिर डिपेंडेंसी है हर चीज पे। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हुए, आगे बढ़ाएं टॉपिक को। यस कैप्टन, ओके दत्ता, उद्धव, ओके। बात करेंगे गैप के बारे में, अभी अभी नहीं, वो तो 6 क्लास का टॉपिक है जो आप पूछ रहे हो। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूँ। कैन यू प्लीज अलाउ मी टू पुट द क्वेश्चंस टू एवरीवन? नहीं, एवरीवन करेंगे तो सभी के पास सभी के मैसेज आएंगे, सब लोग ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज चैट को डिसेबल कर दे। बताइए, मुझसे पूछिए, मुझे मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है संजीव सभी का, जवाब तो मुझे ही देना है ना सबको। संजीव चौहान जी, मुझसे पूछिए। नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ये है कि सब लोगों के पास पहुंचते हैं तो लोग ही डिस्टर्ब होते हैं फिर। यस डॉक्टर पूजा, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, बट मैंने कल की क्लास में कहा था आप लोगों को हैंडमेड नोट्स बनाने हैं। इनके जितने ज्यादा अच्छी तरह से आप नोट्स बनाएंगे उतनी ही ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ का, कि जिन लोगों ने भी अपने अच्छे नोट्स बनाए हैं खुद से, वो लोग बाकी के लोगों से थोड़ा ठीक ही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप छोटी सी बात समझिए कि जब आप खुद से कोई भी चीज लिख देते हैं ना, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में थोड़ी अच्छी तरह से बैठ जाती है बात, जब हम खुद से लिख रहे होते हैं तो। और मैं ये भी आप लोगों से चाहता हूं कि आप क्लास के साथ साथ नोट्स ना बनाएं, कि जब लाइव क्लास चल रही है उसी टाइम पे ही आप नोट्स बना लें, क्योंकि वहां पर आपका ध्यान जो है इधर उधर हो जाएगा, फोकस इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जब आप रिकॉर्डिंग देखें उस टाइम पर, उस टाइम पर जो है नोट्स बनाएं, रिकॉर्डिंग देखते टाइम नोट्स बनाएं। देखिए, green candle signifies number of buyer is greater than number of seller. Red candle signifies number of seller is greater than number of buyer. And base candle signifies number of buyer almost equal to number of seller. ये हमने थोड़ी देर पहले भी फंडामेंटली बात करी थी, कि ग्रीन कैंडल जो सिग्निफाई करती है वो ये कि बायर्स कहीं ना कहीं ज्यादा आए हैं, तभी प्राइस में अप मूवमेंट आया है। रेड कैंडल सिग्निफाई करती है कि नंबर ऑफ सेलर ज्यादा है, तभी प्राइस में डाउन मूवमेंट आया है। और यदि बायर और सेलर ऑलमोस्ट सेम रह जाए, नंबर ऑफ बायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर, तो वो बेस कैंडल बन जाती है। बेस कैंडल का कलर कुछ भी हो, बेस कैंडल का कलर कुछ भी हो, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अब यहां पर
एक छोटे से पॉइंट के साथ समझते हैं बात को। ये एक बेस कैंडल है, ठीक है, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है, ये एक बेस कैंडल है। बेस कैंडल में क्या मैं कह सकता हूं बायर एंड सेलर की फाइट हो रही है? आप लोग यस और नो बत बोलिएगा। क्या हम कह सकते हैं बेस कैंडल में बायर एंड सेलर की फाइट हो रही है? मतलब ऑलमोस्ट जितने बायर आ रहे हैं उतने ही सेलर आ रहे हैं, जितने सेलर आ रहे हैं उतने ही बायर आ रहे हैं। तो ये कैंडल कुछ इस तरह से बनती रहेगी, थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर बनेगी, थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे बनेगी, कभी रेड बनेगी, कभी ग्रीन बनेगी। ये बेस कैंडल बनने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आपको अभी तक की स्टडी के अकॉर्डिंग जो बात समझ में आई वो मुझे बताएं। ये बेस कैंडल बनने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक कि बायर और सेलर इम्बैलेंस नहीं हो जाएं, या तो बायर ज्यादा नहीं आ जाएं या सेलर ज्यादा नहीं आ जाए। बायर्स ज्यादा आ गए तो ये बैलेंस चेंज हो जाएगा, सेलर ज्यादा आ गए तो बैलेंस चेंज हो जाएगा। बायर और सेलर में से जो जीतेगा, एक बार कोई जीत जाए। अब यदि मैं कहूं कि यहां पर बायर सेलर की फाइट चल रही है, देन उसके बाद एक दो तीन कितनी भी कैंडल बनी, अभी मैं एक कैंडल को लेकर चल रहा हूं, एक कोई इस तरह की ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन गई, इस तरह की कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन गई। क्या मैं ये कह सकता हूं ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का बनना कहीं ना कहीं बायर्स का ज्यादा होना है, कि बायर्स ज्यादा है? बाइंग और सेलिंग इम्बैलेंस हुई, और बाइंग और सेलिंग इम्बैलेंस होने के बाद प्राइस अच्छी तरह से चली गई। बायर इज मोर पावरफुल। और जब यहां पर प्राइस ऊपर गई है, बायर और सेलर इम्बैलेंस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पेंडिंग ऑर्डर रहे हैं, और वो पेंडिंग ऑर्डर्स, वो वाले पेंडिंग ऑर्डर्स बाइंग के हैं या सुन लो भाई। जब बायर और सेलर की फाइट में बायर जीते, प्राइस ऊपर जाने के बाद हमें पता लगा, हमें अभी तक पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं आइडिया था, बायर जीतेंगे सेलर जीतेंगे, हो क्या रहा हमारे लिए तो बाइंग सेलिंग नॉर्मल चल रही, प्राइस एक सेम रेंज में रह रही है। बट देन उसके बाद जब प्राइस ने ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनाकर प्राइस को अच्छी तरह से ऊपर लेकर गई, वो एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तब हमें पता चला कि अच्छा बायर ज्यादा आए हैं तभी तो प्राइस ऊपर गई है। और जब बायर ज्यादा आए हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस इम्बैलेंस हुई है, और इम्बैलेंस हुई है तो पेंडिंग ऑर्डर रहे ही होंगे, इम्बैलेंस हुई है तो पेंडिंग ऑर्डर रहे ही होंगे। और जो पेंडिंग ऑर्डर्स की जो रेंज होती है ना, वो रेंज होती है ये बेस कैंडल। पेंडिंग ऑर्डर्स की जो रेंज होती है वो ये बेस कैंडल होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी बेस कैंडल में, ये बेस कैंडल की इस रेंज में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं कंप्लीटली। ये वाली जो रेंज है ना, इस बेस कैंडल की रेंज में, उसमें ये एक्साइटिंग कैंडल का भी पार्ट बिल्कुल इंक्लूडेड है। कोई कहे कि सर सिर्फ बेस कैंडल वाली रेंज में ही पेंडिंग ऑर्डर है, इस ग्रीन एक्साइटिंग में पेंडिंग ऑर्डर नहीं रह सकते? इसमें भी पेंडिंग ऑर्डर रह सकते हैं। इसमें भी किसी ना किसी, मान के चलिए ये कैंडल कुछ 100 से लेकर 120 पॉइंट तक की बनी है, 100 से लेकर 120 रुपीज की इसकी क्लोजिंग है। इस डिफरेंस के बीच में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर है। बट जो पेंडिंग ऑर्डर का मेन पॉइंट जो है, वो जहां से शुरुआत हुई है, वो ये वाली रेंज है। ये जो ग्रीन कैंडल के पेंडिंग ऑर्डर है, इसको हम इन डिटेल फोर्थ और फिफ्थ क्लास में बात करेंगे, इसको हम इन डिटेल फोर्थ और फिफ्थ क्लास में बात करेंगे। और ये बिल्कुल नहीं कि ये वाली बेस कैंडल में ही, बेस कैंडल की जगह आप ये समझें श्वेता की बेस कैंडल की रेंज जिसमें कि ये एक्साइटिंग कैंडल भी है, जहां से एक्चुअल में बायर सेलर की फाइट शुरू हो गई और उसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट तो बाद में आया, फाइट तो यही चल रही है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई यही लड़ी गई है, जहां लड़ाई लड़ी गई है वहीं पर पेंडिंग ऑर्डर्स है। वापस से रिपीट कर रहा हूं सारा कॉन्सेप्ट, वापस से सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए। हमने ये पढ़ा, ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ बायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर, रेड कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ सेलर इक्वल टू सॉरी नंबर ऑफ सेलर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बायर, एंड बेस कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ बायर ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर। अनंतता ध्यान से सुनिए, आप शायद लेट ज्वाइन हुए थे अनंतता।
ग्रीन कैंडल में बायर्स ज्यादा होते हैं, सेलर्स कम होते हैं। रेड कैंडल्स में सेलर्स ज्यादा होते हैं, बायर्स कम होते हैं। और बेस कैंडल ऑलमोस्ट नंबर ऑफ बायर इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर। अब यहां पर हम समझ रहे हैं कि एक कोई कैंडल बनाते हैं, ये कैंडल बनी है, बेस कैंडल है। बेस कैंडल मतलब प्राइस एक सेम रेंज में रह गई। पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से। बेस कैंडल का मतलब है प्राइस एक सेम रेंज में रह गई। लाइक यहां से 100 से लेकर 102 तक ही प्राइस में मूवमेंट आया, 100 से लेकर 102 पर जाकर इसने क्लोजिंग दी थी, एक सेम रेंज में प्राइस रह गई। मतलब बायर और सेलर की फाइट चल रही है, बायर और सेलर आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। बायर और सेलर बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं हो रहे हैं, बायर और सेलर बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं हो रहे, बिल्कुल बैलेंस्ड ऊपर चल रहे हैं। इस वजह से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा पा रही है। हो सकता है ये बायर सेलर सेकंड डे भी, थर्ड डे भी, फोर्थ डे भी, यदि मैं एक को एक दिन की कैंडल समझू तो लगातार ऐसे होते जा रहा है। बट फिर कुछ ऐसा होता है अचानक से कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, कुछ इस तरह से एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल बनती है। क्या ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल कुछ हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, कि यहां पर जो बायर और सेलर की फाइट चल रही थी, उस बायर और सेलर की फाइट में बायर जीत गए, जिस वजह से प्राइस ऊपर गई। जो कल की क्लास का हमारा मेन एजेंडा था कि जब भी प्राइस ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म कर दे, जब भी प्राइस ग्रीन ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रही है मतलब बायर्स ज्यादा हैं, रेड कैंडल फॉर्म कर रही है मतलब सेलर ज्यादा है। कल हमने यही पढ़ा, आज हम यही बात कर रहे थे। और अब आप लोग मुझे बताइए, यदि यहां पर भी कुछ ऐसा होता, बायर और सेलर बराबर होते, इक्वली होते, तो क्या ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनती? बायर और सेलर इक्वल होते तो क्या ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनती? बायर और सेलर इम्बैलेंस हुए हैं तभी तो ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है। बायर एंड सेलर इम्बैलेंस हुए हैं तभी तो ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है, तभी तो प्राइस ऊपर जा पाई है, तभी तो प्राइस में अप मूवमेंट आ पाया है, तभी तो प्राइस में अप मूवमेंट आ पाया है। यदि बायर और सेलर सेम रहते तो फिर से बेस कैंडल बन जाते। अब यदि इम्बैलेंस हुआ है तो कहीं ना कहीं ऑर्डर पेंडिंग रहे हैं, कि आपने 5 यहां पे समझो कि 50 लाख बाइंग के ऑर्डर्स आए, उसमें से 20 लाख ही बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाए, बाकी 30 लाख जो है वो पेंडिंग रह गए। इम्बैलेंस का मतलब होना यही तो है कि बायर और सेलर में डिफरेंस हो गया, मतलब बाकी के बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर। तो उन पेंडिंग ऑर्डर्स की जो रेंज होती है ना, वो ये बेस कैंडल होती है। ये प्रूव होगा आगे चल के स्टडी जब हम करेंगे, क्योंकि यही हमारा मेन एजेंडा है, यही हमें सीखना है। इसी के ऊपर लगातार 20 दिन तक हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, 20 डेज तक। ये जो बायर सेलर की जो रेंज बनी है, जो बेस कैंडल बनी है, इसी में पेंडिंग ऑर्डर है। और वो पेंडिंग ऑर्डर किसके हैं? बाइंग के हैं, क्योंकि ये बेस कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी, बेस कैंडल बनने के बाद बाइंग आई। सपोज कीजिए यहाँ पे 10 लाख बाइंग आई, जिसमें से 5 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए और 5 लाख ऑर्डर अभी भी बचे हुए हैं, 5 लाख ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। तो क्या प्राइस ऊपर से नीचे जब इस तरह से आएगी, वो 5 लाख ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यस और नो? यदि प्राइस ऊपर से नीचे आएगी डाउन साइड अमित, तो वो जो बाकी के बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना, उस वजह से भी प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे ना, उस वजह से भी तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। अब वहीं पे यहां पर तो हम मानकर चल रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 5 लाख जो है वो बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर हैं। ललित, हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर 10 लाख टोटल ऑर्डर आए, जिसमें से 5 लाख जो है वो
एग्जीक्यूट हो गए और 5 लाख जो है वो पेंडिंग रह गए। अब ऊपर से नीचे यदि प्राइस आएगी तो इस पेंडिंग वाली रेंज में आने के बाद जो हमारे बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उसके बाद प्राइस ऊपर चली जाएगी। पेंडिंग ऑर्डर जैसे एग्जीक्यूट होंगे वैसे प्राइस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो भी तो बाइंग है एक तरह से। और एक बात कि सिर्फ इस बेस कैंडल में ही पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये वाली एक्साइटिंग कैंडल बन रही है ना, ये रेंज जहां तक की फाइट चली है, बेस कैंडल नहीं, एक रेंज समझे, जहां तक फाइट चली है, जहां तक प्राइस एक सेम रेंज में रही है, उस रेंज में ऑर्डर्स हैं, उस रेंज में ऑर्डर्स हैं। अब आगे आगे कंटिन्यू करते हैं रेड कैंडल के लिए। सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, डोंट वरी, सारे के सारे पॉइंट। आपको चाहिए तो सिर्फ जो कल मैंने बहुत अच्छी तरह से बोल्ड लेटर्स में लिखा था, पेशेंस, पेशेंस इज पावर, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को। उसका इंजेक्शन कहीं मिलता हो तो प्लीज लगवा लीजिएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक दिन में ही सारा टॉपिक कवर कर दिया जाए, सब कुछ सिखा दिया जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 220 वोल्ट के बल्ब में 1000 वोल्ट बिजली डालेंगे तो बल्ब जो है वो फूट जाएगा। 22 वोल्ट के वॉट के बल्ब में हम 1000 वोल्ट डालेंगे तो वो फूट जाएगा, वो बल्ब बिखर जाए। तक आपको क्या आ जाना चाहिए, कल तक आपको क्या आ जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक और मैंने एग्जांपल लिया है, ये एक बेस कैंडल बनी है, समझा रहा हूं सोमनाथ, डोंट वरी। ये एक बेस कैंडल बनी है, बेस कैंडल में बायर और सेलर की फाइट हुई है, और इस बायर और सेलर की फाइट चल रही है, प्राइस सेम रेंज में रही है, प्राइस एक सेम रेंज में रही है, बायर और सेलर बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ आते हुए इस तरह से कोई कैंडल बना देती है, रेड एक्साइटिंग। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अब ये रेड एक्साइटिंग बनने जब बनी तो बायर और सेलर इम्बैलेंस हो गए, जिसमें कि सेलर्स ज्यादा थे। बायर और सेलर जब इम्बैलेंस हुए, प्राइस डाउन आई, तो यही तो पता चला कि सेलर्स ज्यादा थे, और सेलर्स ज्यादा होने की वजह से प्राइस डाउन आ गई। तो ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज में जो ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, वो सेलिंग के रहेंगे या बाइंग के रहेंगे? वो ऑर्डर सेलिंग के रहेंगे या बाइंग के रहेंगे? सेलिंग के रहेंगे। अब ऑर्डर सेलिंग के हैं या बाइंग के हैं, आपके सिस्टम में आप, आपके पास जो भी पोजीशन है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। यदि प्राइस आपने 1000 पर कोई शेयर ले रखे हैं, ठीक है, अब वो 1200 चल रहा है, अब 1220 पर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, 1200 पर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, जितने होंगे उतने एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बाकी के पेंडिंग रह जाएंगे, नेक्स्ट डे के लिए भी वो ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहां से यदि प्राइस वापस ऊपर की तरफ इस तरह से जाती है, तो क्या चांसेस हैं कि बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट हो और फिर से प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाए? मतलब चांसेस हैं। एक काम अब इनमें थोड़ा सा एडवांस बात करें, ये और हो सकता है कि जो जो पॉइंट हम मानकर चल रहे हैं, पहले बाइंग साइड देखते हैं, बाइंग साइड पॉइंट देखते हैं कि प्राइस में यहां पर हमने माना कि 10 लाख टोटल ऑर्डर आए, जिसमें से 5 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, 5 लाख ऑर्डर अभी पेंडिंग थे, ये हमने माना, ठीक है। 10 लाख टोटल बाइंग के ऑर्डर आए, 5 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, 5 लाख ऑर्डर पेंडिंग रह गए, कुछ ना कुछ पेंडिंग थे। 10 लाख समझो, 5 लाख समझो, 2 लाख समझो, और फिर प्राइस ऊपर से नीचे आएगी। यदि ऊपर से नीचे प्राइस नॉर्मली 2-3 लाख 4 लाख के ऑर्डर्स के साथ आ रही है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, प्राइस ऊपर चली जाएगी। और प्राइस किसी अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ, सपोज कीजिए प्राइस 10 लाख सेलर्स के साथ आ रही है, 10 लाख सेलर्स अवेलेबल है, लगातार इस वाली रेट पर सेलिंग हो रही है, हर एक रेट पर सेलिंग होती जा रही है, तो क्या ये रेंज ब्रेक हो जाएगी? यस और नो? क्योंकि यहां पर सेलर ज्यादा आ गए ना, जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो ठीक है,
जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो ठीक है, वो प्राइस को रोक सकते थे, बट वो पेंडिंग ऑर्डर जितने बाइंग के थे उससे कहीं ज्यादा सेलर्स सेलिंग के ऑर्डर्स आ गए, दैट्स व्हाई ये रेंज ब्रेक हो गई। और यही सेम सीन इस वाले रेंज के अंदर भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर जा रही है और यहां पर जितने पेंडिंग ऑर्डर हैं उनसे ज्यादा यदि बायर आ जाते हैं तो ये वाली रेंज बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। अब कोई कहेगा कि सर ये कैसे पता लगे, कितने लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि ये कैसे पता लगेगा कि कितने पेंडिंग ऑर्डर हैं और प्राइस कितने ऑर्डर्स के बाइंग के साथ ऊपर आ रही है, कितने ऑर्डर्स के सेलिंग के साथ नीचे आ रही, कितने लोग सोच रहे हैं इस बात को। ये भी आपको सब पता लगे, आपको नंबर पता नहीं लगेंगे कि कितने नंबर की 5 लाख सेलर आ रहे हैं, 5 लाख बायर आ रहे हैं, वो मार्केट डेप्थ देखते रहो हमेशा और उससे आइडिया लगाते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। छोटी सी बात, अभी से एक छोटी सी हिंट देता हूं आपको, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल और ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखकर पता लग रहा है कि इस रेड एक्साइटिंग कैंडल में सेलर ज्यादा थे या इस ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल में बायर ज्यादा हैं। कैंडल की स्ट्रेंथ से पता लग रहा है, हमें कोई नंबर से मतलब नहीं। कभी कभी ऐसा होगा कि ये दो रेड एक्साइटिंग है, इनमें ज्यादा सेलर्स हैं और यहां पर दो ग्रीन एक्साइटिंग है, इनमें ऑलमोस्ट सेम बात हो गई। इन दोनों केसेस में, ये दो रेड एक्साइटिंग और दो ग्रीन एक्साइटिंग वाले केसेस में, इनमें ऑलमोस्ट सेम बात हो गई है। इनके बारे में भी आगे पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाना चाहिए। कैंडल की स्ट्रेंथ को देखकर ही आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, ये वाले ग्रीन कैंडल में बायर ज्यादा है या ये वाली रेड कैंडल में सेलर ज्यादा है। इस रेड कैंडल में। यस, ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स का पता लग जाएगा। कौन सा एरिया ट्रेड, हमारा अल्टीमेट पर्पस यही तो है कि हमें ट्रेड का करना है, बाय कहाँ करना है, सेल का करना है, वो सब पता लगेगा। सारे लॉजिक्स को, सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए पता लगाएंगे पर। और ऐसा नहीं है ये रेंज बन गई तो ब्रेक नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, जब ज्यादा सेलर आ जाएंगे तो ब्रेक हो जाएगी, ज्यादा बायर आ जाएंगे तो ब्रेक हो जाएगी। एक बात हमेशा आप नोट डाउन कर लेना अपनी डायरी में, वी कांट स्टॉप एनीवन फ्रॉम बाइंग और सेलिंग। हम किसी को रोक नहीं सकते बाइंग और सेलिंग करने से। यदि मेरे पास पैसा है, मुझे सुबह टाटा पावर के शेयर बाई करने हैं, मैं करूंगा, 1 लाख शेयर करूंगा, 2 लाख शेयर करूंगा, 5 लाख शेयर करूंगा। मेरे पास पैसा है, मुझे बैंक ऑफ इंडिया के शेयर सेल करने हैं, मैं सेल करूंगा उसको। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप किसी को ही नहीं रोक सकते बाइंग और सेलिंग करने से। आप किसी को भी बाइंग और सेलिंग करने से नहीं रोक सकते। अब यहाँ पे भारत फूड्स में ये रेड कैंडल में कितनी अच्छी सेलिंग आई होगी ललित, बहुत अच्छी सेलिंग है। अब इस कैंडल की स्ट्रेंथ को देखते ही हम आइडिया लगाएंगे कि किस तरह से सेलिंग आ रही है, किस तरह से बाइंग आ रही है, कौन सा एरिया चलेगा, कितने पेंडिंग ऑर्डर के साथ आ रही होगी, या फिर हमारी प्रायोरिटी कौन सी होगी, वो सब कुछ आइडिया लगेगा। सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है। ये बात याद रख लीजिएगा, अपनी डायरी में नोट कर लेना कि हम किसी को बाइंग और सेलिंग से नहीं रोक सकते। और पहले से ही पता करके रखेंगे कि भाई कैसे। अब देखिए, ये कोई एक छोटी सी बात, 100% ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सच हो जाएं। 100% सच नहीं है, 100% ऐसा नहीं कि सारी चीजें सच हो जाए, हमारी सारी चीजें चलने लगे। हमें बस वो एक्यूरेसी अपनी इंप्रूव करनी है परसेंटेज टर्म्स में, कि हम जो एरिया मार्क कर रहे हैं, हम जो जोन मार्क कर रहे हैं, हम जो कैंडल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उनमें से ज्यादा हमारे फेवर में सिचुएशन हो। एरियाज ब्रेक भी होंगे, एरिया चलेंगे भी, वो सब हमें देखना है, हम किस तरह से स्टडी कर रहे हैं और उस चीज को इम्प्रूव करते चले डे बाई डे। और याद रखिए
कि इतना पैसा जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, हम रिटेलर्स, देखिए कोई पैसा गवा, ये बिल्कुल जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है कि कोई कमा रहा है तो कोई गवा रहा है, किसी का पैसा किसी के पास हैंड ओवर हो रहा है। तो अब छोटी सी बात देखिए, इतने सारे रिटेलर्स जब मार्केट में काम करते हैं, करोड़ों लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, उनका पैसा आ रहा है जा रहा है। यदि हम नंबर्स को लेकर चलेंगे, पैसा जा रहा है, लोगों को लॉस लग रहा है, तो वो लॉस को कोई तो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा होगा। उस लॉस को कोई ना कोई तो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशन ही कर रहे हैं, बड़े लोग ही कर रहे हैं, कुछ एक टेक्निकल ट्रेडर्स कर रहे हैं, कुछ एक बड़े लोग कर रहे हैं। और वो काम करते हैं, एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस का वो काम होता है जिससे कि हम लोग ट्रैप होते हैं, जो हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है उसके जस्ट अपोजिट करना। तो बिल्कुल जीरो सम गेम में यदि कोई गवा रहा है कोई कमा रहा है, तो हमें यही देखना है कि कमा कौन रहा है, बड़े लोग उसमें इनकम कर रहे हैं, हमें उनके ही फुटप्रिंट्स फॉलो करने की सोचनी है। हमें वैसा नहीं सोचना जैसे हम अभी तक सोचते आ रहे हैं, हमें उनसे बिल्कुल, अभी तक जो सोचते आ रहे थे उससे बिल्कुल डिफरेंट सोचना है। एक इसी का ही बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल कि ये डिमांड सप्लाई थ्योरी वर्क कैसे करती है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लगातार डिस्कस करेंगे। सोचिए कि अभी शुरुआत में हम उतना पढ़ रहे हैं कि हमें ऐसे लिखना है कोई इंग्लिश में, इंग्लिश में कोई ऐसे लिखना है, पॉपुलेशन के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, किसी के ऊपर, और हमें इंग्लिश आती नहीं है। तो उसके लिए हम पहले अल्फाबेट सीख रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। हम अभी वो वाले सिचुएशन में हैं। धीरे धीरे करके अल्फाबेट भी सीखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखेंगे, फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे, टेंसेस बनाना सीखेंगे, उसके बाद ऐसे लिखना भी आ जाएगा। आई बात समझ में? ग्रेट। ये एसबीआई का एग्जाम्पल है, हम लोग हर क्लास में एग्जाम्पल बताते हैं क्योंकि है ही इतना अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूं, ये वाली जो कैंडल है बेस कैंडल है, एग्जैक्टली बेस कैंडल है ना। कुछ लोग बात कर रहे होंगे, मन में बात आ रही होगी, सर कितने दिनों तक पेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर जो है वो इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग होते हैं, कितने महीनों तक ऑर्डर जो है वो पेंडिंग रहते हैं, वो गेम कैसे चल रहा है वो सब समझ में आएगा। अब क्या इस बेस कैंडल बनने के बाद पहले ऊपर डेट देख लीजिए, देखिए यहाँ डेट आएगी, ये वाला जो कॉलम है ना ऊपर बिल्कुल मिडिल में, ये मंथली का टाइम फ्रेम है, एसबीआई बैंक की मंथली की कैंडल है, फेब 2014 में, फेब 2014 में। ये बताएं, ये बेस कैंडल बनने के बाद क्या कोई बता सकता है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? कोई नहीं बता सकता। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हैमर बना है, तो हैमर बनने के बाद प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैमर बनने के बाद प्राइस नीचे आ जाती है, एसी में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। इन्वर्टेड हैमर बनता है, प्राइस नीचे आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद प्राइस नीचे आ जाती है, ऊपर चली जाती है। हैमर जिसको नहीं पता, अच्छी बात है प्रिंस, आपका बहुत पैसा बच गया। कोई जरूरी नहीं इसको जान, जितना जरूरी है उतना मैं बताऊंगा आगे चल के प्रिंस कुमार। अब इसके बाद ये बेस कैंडल जो बनी है, इसमें हमें ये तो पता लग गया ना कि ये बेस कैंडल में कहीं ना कहीं बायर और सेलर की फाइट हुई है, बायर और सेलर्स यहाँ पर एक सेम रेंज में प्राइस को रोके हुए हैं। और उसके बाद यदि ये कैंडल बनती है, ये ग्रीन एक्साइटिंग है ना, उसके बाद एक और ग्रीन एक्साइटिंग, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज में, इसको कुछ इस तरह से मार्क कर रहा हूं मैं, प्रॉक्सिमल लाइन से मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने इसको मार्क किया है। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर यदि ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है तो यहां पर बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर है? ये सर नो।
और उसके बाद प्राइस इस तरह से लगातार ऊपर जाते जा रही है, तो क्या ये जो बाद में और प्राइस इस तरह से ऊपर जाते जा रही है, और जिस तरह से प्राइस लगातार ऊपर जाते जा रही है, क्या ये इस वाले एरिया के बारे में ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से ऑर्डर्स आए, तो बहुत अच्छी तरह से पेंडिंग ऑर्डर रह गए होंगे, एक बल्क में बहुत ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे ऑर्डर्स आए हैं। जितनी ज्यादा बेस कैंडल के बाद एक्साइटिंग कैंडल बनती जाए, मतलब प्राइस लगातार ऊपर जाती गई है, तो उससे हमें यही आइडिया हो रहा है कि बेस कैंडल के बाद इतनी सारी एक्साइटिंग कैंडल, मतलब उस बेस कैंडल में तो अच्छी खासी बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, तो वहां पे ऑर्डर्स भी बहुत अच्छी तरह से आए होंगे। और ये जोन, ये वाला एरिया कब बना है? फेब 2024 में। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूं, फेब 2024 में ये एरिया बना, प्राइस यहां से 152 से बहुत अच्छी तरह से ऊपर गई। यहां पर मानकर चलते 5 CR टोटल ऑर्डर्स थे। ऑर्डर्स इस कंप्लीट रेंज में है, ये कंप्लीट जो रेंज है ना, इस कंप्लीट रेंज में ऑर्डर्स है, ये कंप्लीट रेंज। 5 CR टोटल ऑर्डर यहां पर आए, जिसमें से 3 CR ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए होंगे, जिस वजह से प्राइस ऊपर चली गई होगी, और 2 CR ऑर्डर अभी यहां पर रह गए, बचे हुए। 5 CR ऑर्डर्स टोटल आए, जिसमें से 3 CR, 3 करोड़ ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गए, 2 करोड़ ऑर्डर पेंडिंग रह गए। पेंडिंग नहीं रहते तो सेम रेंज में बनी रहती, प्राइस ऊपर जाती ही नहीं, कुछ ना कुछ पेंडिंग रहा है। उसके बाद कुछ इस तरह से मोमेंट होता है, प्राइस लगातार और ऊपर गई, और यहां पर ऊपर पहुंचते ही एक तरह से 340, और 340, मेरे कैंडल, मेरे कर्सर को देखते जाइएगा, 340 पहुंचने के बाद प्राइस लगातार धीरे धीरे करके नीचे आती जाती है, और नीचे आते ही ये कुछ इस तरह से इसने ग्रीन रेड कैंडल के थ्रू इसमें एंट्री दी। ये वाली रेड कैंडल। अब एक छोटी सी बात, कितने महीनों बाद प्राइस को इस एरिया में एंट्री मिली? फेब 2016। आफ्टर 2 ईयर प्राइस इस रेंज में आई है, 2 साल के बाद प्राइस इस रेंज में आई, और ऊपर कहां से नीचे आई है? 330 से स्टॉक 150 हो गया है, 140 हो गया, 330 से 150, ऑलमोस्ट 50 to 60% का करेक्शन आ चुका है। अब इस टाइम पे जब एसबीआई का शेयर 350 से 150 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 50 to 60% का उसमें करेक्शन आ जाएगा, तो कहीं पर भी इसके बारे में आपको अच्छा सुनने को मिलेगा क्या? टीवी पर, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, टीवी एनालिस्ट के थ्रू, कंपनी के थ्रू, कहीं पर भी कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। इवन इस टाइम पर ऐसा हो भी रहा था, इस टाइम पर बात चल रही थी कि एसबीआई का शेयर जो है वो 2 डिजिट में आ जाएगा, बिलो 100 आ जाएगा, और वहीं पे ये शेयर कुछ टाइम बाद 2016 के बाद ऑलमोस्ट उसी 2 साल में ऑल टाइम हाई लगा दिया 2017। उसने वापस से ऑल टाइम हाई लगा दिया 2 साल। अब जब भी कोई शेयर ऑल टाइम हाई जाता है या बहुत अच्छी तरह से ऊपर चला जाता है, अब क्या कहानी चलेगी? पहले टीवी पर क्या कहानी चल रही थी जब ये डाउन मूव आया, प्राइस यहां तक पहुंची कि एसबीआई में डूबे निवेशकों के इतने लाख करोड़ रुपए, एसबीआई के शेयर ने किया भारी नुकसान, 350 से लेकर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 150, 60% से ज्यादा करेक्शन के साथ एसबीआई का शेयर है। इसमें 50 तरह की नेगेटिव बातें निकल कर आ जाएंगी, अचानक से एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, और जैसे ही स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, फिर वहां पर न्यूज चलेंगी। न्यूज रियल है, न्यूज रियल है कि एसबीआई के शेयर ने किया माला माल, 150 से लेकर हुआ 350, निवेश करने का भरपूर मौका, इस तरह की न्यूज चलेंगी हाईएस्ट पॉइंट पे। आपको पता है ये क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है कि कभी भी शेयर जब नीचे होता है तो उसमें नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज ही होती है, ऊपर होता है तो उसमें पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव न्यूज ही होती है।
क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जो इस क्लास का मैंने बोला था, एवरी बायर नीड अ सेलर, एवरी सेलर नीड अ बायर। यदि इंस्टीट्यूशंस को बाय करनी है कोई भी प्राइस, कोई भी शेयर को किसी भी रेंज में, तो उनके लिए सेलर्स चाहिए ना। और इंस्टीट्यूशंस को यदि सेल करना है तो उसके लिए बायर चाहिए ना। इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो उनको बायर चाहिए। जब जब उनको बायर्स की जरूरत होती है, वो पॉजिटिव न्यूज फ्लॉट करते हैं मार्केट में। जब जब उनको सेलर्स की न्यूज जरूरत होती है, वो नेगेटिव न्यूज फ्लॉट करते हैं मार्केट में। ऐसा ही होता है। और हमें लगता है कि न्यूज हमारे मतलब के लिए है, हमें बहुत फायदा होगा न्यूज से। कोई फायदा नहीं होता। न्यूज तो बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। और शेयर मार्केट की दुनिया में क्या होता है कि जब भी कोई चीज एक्सपेंसिव होती है ना, तब हम उसको बाय करते हैं, और चीप होते ही उसको सेल कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में हमेशा यही तो होता है, एक्सपेंसिव को बाय करना और चीप को सेल करना। जबकि हम नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, हमें कोई भी फोन परचेज करना है, लैपटॉप, कोई भी गैजेट ऐसा परचेज करना है, हम वेट करेंगे कि अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर सेल आ जाए। एक महीने भले ही वेट कर ले, बिग बिलियन डे सेल आ जाए। हमें घर के लिए कुछ परचेज करना है, नॉर्मल किराना स्टोर की जगह हम डी मार्ट जाएंगे या बिग बाजार जाएंगे, हम सेल का वेट करेंगे। क्योंकि हमें हमारी जनरल लाइफ में सब कुछ चीप चाहिए, बस शेयर बाजार में सब कुछ महंगा चाहिए। क्या है ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी? अब कोई बात करे कि सर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जैसे कहते हैं ना कि असल में आप अपने कर्म भी आप नहीं कर रहे हो, कोई करवा रहा है। तो ये आप लोगों की भी उतनी गलती है, और जितनी बाहर के लोगों के द्वारा ये करवाया जा रहा है आप लोगों से। क्योंकि एक माहौल बनाया जाता है और हम उस माहौल का हिस्सा होते हैं। एक माहौल बनाया जाता है, आपको भी मजबूर कर दिया जाएगा बार बार न्यूज फ्लॉट करके, बार बार न्यूज फ्लैश करके आपके ऊपर कि हाँ, अब इसको बाय करो या इसको सेल करो, अभी मंदी का दौर है, अभी तेजी का दौर है। आपका खुद का दिमाग कुछ काम करता ही नहीं। और एक और बात, कि हमें मार्केट में पता ही नहीं होता कि क्या एक्सपेंसिव है क्या चीप है। ये बात से भी तो एग्री करते होंगे ना आप लोग। हमें बाहर की दुनिया में पता है, बाहर की दुनिया में पता रहता है, क्योंकि वो हमारी कोई कपड़े हमें परचेज करना है, घर के लिए ग्रोसरी हमें खरीदनी है, घर के लिए वेजिटेबल्स हमें लेनी है, फ्रूट्स हमें लेने हैं, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, वो सब हमें पता है। क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा है, हम उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि तब हमने ये इतना सस्ता खरीदा था, अब हम इसको इतना महंगा क्यों खरीदे, थोड़े दिन वेट करते हैं। वही चीज यदि आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स के साथ भी करने लग जाएं, आप इतना ध्यान रखने लग जाएंगे कि कौन सी चीज कब एक्सपेंसिव है कब चीप है, तो आपको वहां पर भी गलती नहीं होगी। वहां पर भी आपके इमोशंस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सुशील हम आगे चल के और बात करेंगे इन डिटेल, कि हम अपनी साइकोलॉजी को ऐसे कैसे स्ट्रांग करें कि हम हमेशा चीप रेट चीप को बाय करें और एक्सपेंसिव को सेल करें, एक्सपेंसिव होने पर उसको सेल करें, जस्ट इसका अपोजिट। बट वो ऐसे नहीं होगा जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, बिल्कुल वो वाली चीज हमें बदलनी पड़ेगी। और एक बात समझ लीजिए, न्यूज वगैरह देखने से कोई पैसे वाला नहीं हुआ है, किसी के रिकमेंडेशन पर काम करने से कोई पैसे वाला नहीं। खुद अपनी मेंटेलिटी से अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करके ही होगा। और ना किसी न्यूज का उल्टा करना, ना किसी न्यूज का सीधा करना, कि न्यूज बोल दिया कि बाय करो तो हम सेल करें, न्यूज बोल दिया सेल करो बाय करें। न्यूज सुननी ही नहीं है ना, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। हमें जो आता है उस पर ध्यान देना है। हमें टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगी, हम उस पर ध्यान देंगे। बट ये चीज देखो ना कि जब भी शेयर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पर गया, तो लोग सिर्फ और सिर्फ उसको बाय करवाने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। नीचे आया, बहुत ज्यादा डीप में आ गया, तो उसको सेल करवाने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। ये हमारे दिमाग के साथ ही तो खेला जा रहा है, उसी से हमें बचना है। 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, प्राइस इस रेंज में आती है जहां पर ये ऑर्डर्स आए थे, और उसके बाद इस रेंज में आने के बाद ये अप्रूव आ गया। अब कोई, कुछ लोगों के दिमाग में बात आ रही है कि सर ये 2 लाख, 2 साल तक प्राइस इसी तरह से पेंडिंग ऑर्डर 2 साल तक ही रहे क्या?
2 साल नहीं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं जिसमें 10 साल के बाद प्राइस रेंज में आई है। टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स में ये देख लीजिए, ये दो बेस कैनल है। इन बेस कैनल के बाद ये ग्रीन एक्साइटिंग कैनल बनी, एक रेंज थी। जितनी ज्यादा सेलिंग होगी उतना ही ज्यादा प्राइस नीचे जाएगी। 2009 में ये जोन बना, 2009 में ये जोन बना था, क्वार्टरली का टाटा मोटर्स का चार्ट है। और उसके बाद बहुत टाइम बाद कोविड के टाइम पर इसमें प्राइस आई थी, और उसके बाद आज स्टॉक कहां पर ट्रेड कर रहा है? 73 से 1000। अब कितने लोग इस पिक्चर में ये समझ रहे हैं यार इतना नीचे आकर शेयर इतना ऊपर चला गया, हमसे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, या हम कैसे पता लगा लेंगे कि यार ये इतना ऊपर चला ही जाएगा। कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि सर ये भी तो एक एरिया बना था, यहाँ पर भी तो बेस कर्नल थी, यहाँ पर भी तो बेस कर्नल थी, यहाँ पर भी तो बेस कर्नल थी, इनसे तो कुछ हुआ नहीं। आपने यही एरिया क्यों बताया जहां से प्राइस ऊपर गई है? वो एरिया क्यों नहीं बताया जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पाई? ठीक ऐसे ही लोग एसबीआई के बारे में सोच रहे होंगे, एसबीआई के बारे में क्वेश्चन होगा कि जब प्राइस में ऊपर से नीचे आ रही थी तो उसने ये एरिया है, ये रैली, ये वाला पॉइंट, इसमें भी तो बेस कैंडल के बाद प्राइस ऊपर गई है, इसको भी तो हम एरिया कंसीडर करेंगे, यस और नो? बताएं आप लोग कि ये बेस कैंडल थी और बेस कैंडल के बाद प्राइस ऊपर गई है, ये भी तो हमारा एक एरिया है, इसके बारे में क्यों डिस्कस नहीं किया? देखिए, प्राइस इसमें आई है, इसके बाद भी ऊपर गई है, ऐसी बात नहीं है कि इसके बाद ऊपर नहीं गई हो, 250 से लेकर 300 के आसपास तक गई है। अब इसकी जितना पोटेंशियल था उतना ये प्राइस को ऊपर लेकर गया, और नीचे वाले एरिया में जितना पोटेंशियल था वो नीचे वाले एरिया से ऊपर लेकर गया। अब बात यह है कि कौन से एरिया में कितना पोटेंशियल है, वो आज के दिन पता नहीं लग सकता, आगे चल के पता लगेगा। हम सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, कोई रेंज ब्रेक हुई है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, कोई रेंज चली है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही पढ़ेंगे, जो चले हैं जो काम कर रहे हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, हर वो पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो हुआ है और जो नहीं होना चाहिए था, दोनों पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और अभी कोविड में ये वाली एक रेंज बाद में आपको फिफ्थ से क्लास में बात करेंगे, ये वाली रेंज है 2016 में रेंज फॉर्म हुई। यहां पर वो बेस कैंडल नहीं है, बट प्राइस तो यहां से लगातार ऊपर गई है ना, इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि यहां से यहां तक पहुंचाने का जो एक तरह से ओरिजिन पॉइंट है जहां से इस बाइंग की शुरुआत हुई है वो यही पॉइंट है ना, यस और नो? 150 से लेकर 300 तक पहुंचाने वाला यही पॉइंट है ना, वो बेस कैंडल नहीं है, वो हम आगे चल के ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। प्राइस कोविड के टाइम पे इस वाली रेंज में कुछ इस तरह से आई और लगातार ऊपर जा रही है, ऐसा होता आया है डेली बेसिस पे, ऐसा होता है। अभी एक स्टॉक है सीयूबी, यहां पर ये एक मंथली की बेस कैंडल के बाद इस वाली रेंज में आने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है। डेली बेसिस पर भी होता है, ऐसा नहीं मंथली और वीकली पर ही हो, डेली बेसिस पर भी ऐसा होता है। नेस्ले में अभी रिसेंटली मंथली की ये बेस कैंडल, इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं, और काफी रेंज ब्रेक भी होती हैं, इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि रेंज ब्रेक नहीं होती। यहां पर इस बेस कैंडल वाली रेंज में प्राइस आती है, ये बेस कैंडल के बाद एक्साइटिंग कैंडल बनी, बायर सेलर की फाइट थी, बायर जीते, प्राइस ऊपर गई, उसके बाद प्राइस इसमें डीप आई और अब उसके बाद लगातार ऊपर जा रही है, धीरे धीरे करके और ऊपर यहां तक चली जाएगी। डेली पर देखो तो डेली पर ये दो बेस कैंडल बनने के बाद ये एक कैंडल बनी, फिर प्राइसेस में आई, अभी यहां से ऊपर चली गई। वीकली पर देखो तो वीकली पर ये एक इस रेंज से ऊपर जा रही है, मतलब ऐसी बहुत सारी आपको रेंज मिलेगी, ये तो भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा। डेली और वीकली की बात करेंगे और छोटे छोटे डिमांड सप्लाई की छोटी छोटी रेंज की बात करेंगे, बट आप ये समझें ये डेली बेसिस पे नहीं, ये आवरली बेसिस पर भी ऐसा हो रहा है कि प्राइस किसी अच्छी रेंज में आती है और वहां से ऊपर चली जाती है, नीचे आ जाती है। अब वही सारे पॉइंट हमें फाइंड आउट करने, उन्हीं पेंडिंग ऑर्डर्स को हमें देखना है, उन्हीं पेंडिंग ऑर्डर्स को कि कौन सा हमारे लिए एक्सपेंसिव है, कौन सा चीप है, कौन सा पेंडिंग ऑर्डर वाला एरिया ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा पेंडिंग ऑर्डर वाला एरिया नॉर्मल है। एक और पेन पर मैं ड्राइंग बना रहा हूं,
बात करेंगे अखिल इस बारे में भी, ठीक है, आगे चल के बात होगी, डोंट वरी। यदि कोई बेस कैंडल नहीं है तो क्या करें, ये आगे बिल्कुल अलग टॉपिक है। इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर हैं तो प्राइस को ऊपर या नीचे लेकर कौन जा रहा है? इंस्टीट्यूशंस के वो पेंडिंग ऑर्डर, वो बाइंग प्रेशर ही इसको ऊपर लेकर जा रहा है। जैसे ये समझें कि कोविड के टाइम पे अचानक से इतनी ज्यादा बाइंग आई सैनिटाइजर और मास्क के लिए, बट मिले तो कुछ लोगों को, जिनको नहीं मिले उनके ऑर्डर एक तरह से पेंडिंग ही रह गए ना, बट प्राइस तो ऊपर चली गई। ठीक वैसा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है खेमराज। वो बाइंग प्रेशर जो वहां पर एक बार के लिए इनिशिएटिव हुआ है, उस वजह से प्राइस ऊपर जा रही है। मैं यहाँ पर ये मैंने कुछ रेंज बनाई है, इसको बोलता हूँ नॉर्मल बाइंग। 5 कौशिक, ब्रेक आज तो नहीं, क्योंकि अभी क्लास ऑलमोस्ट 30 मिनट के बाद, 15 और 20 मिनट के बाद कंप्लीट हो जाएगी। बट आगे जब कोई क्लास ऐसे ज्यादा देर तक चलेगी तब हम बीच में ब्रेक ले लिया करेंगे, ठीक है।